आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, तरोताजा होंगे। और सवालों का एक आपके पास पिटारा होगा और एग्जामिनेशन की तरफ आपका इशारा होगा और सफलता मिलेगी तो आपकी स्क्रीन में जैसा दिख रहा है वैसा नज़ारा होगा, है ना। मतलब सफल हो जाएंगे तो फिर हम लोग गर्मी में घूमने जाएंगे उस जगह पे जहाँ पर देखो बर्फीली पहाड़ी है ना। सोच के कैसे लगता है, कश्मीर है ना। ये देखो कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर जब ऐसे याद आता है ना तो हम लोग प्राकृतिक वादियों में चले जाते हैं। और जब प्रकृति में चले जाते हैं तो पंच तत्वों से आप बने हैं, इसलिए ना आपके अंदर उतने सारे क्वालिटी और आप में एक अच्छा सा ना एक उत्साह आ जाता है। एक एनर्जेटिक हो जाते हैं आप, इसीलिए हम लोग नेचर के पास जाते हैं। तो आप सभी साथियों को मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। नमस्कार कर रहे हैं नीलेश जी, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आपको ना एक संकेत मिलेगा, एक हिंट्स मिलेगा, एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आपके एग्जामिनेशन, आपका बैंकिंग जो है बहुत वास्ट है, मतलब उसका लंबा ओर और छोर है। लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन जब दे के आते हैं हमारे साथी और सवाल भेजते हैं तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि हम किस टॉपिक पे ध्यान देना है, किसको पढ़ के जाना है, किसको रिवाइज करके जाना है। और यकीन मानिए, आप ज्ञान अर्जन करते रहिए, आपकी सारी अंतर्दृष्टि जो है वो मजबूत हो जाएगी। और आपको खुद ब खुद जैसे ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से संज्ञान होने लगेगा। तो बहुत बढ़िया, हम लोग सेशन शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? तो भले ही कम साथी जुड़े हैं अभी, लेकिन ये जो है ना आपको तरोताज़ा है। अभी 14 दिसंबर 2025 को एग्जामिनेशन हुआ, आज 16 दिसंबर है, संडे को एग्जामिनेशन हुआ है। ताज़ा ताज़ा है, बर्फ ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर अनुभव करना सवालों को, चाहे मौसम का, प्रकृति का, वो अलग अनुभव होता है। तो आज रिकॉल क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जामिनेशन, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक का। कम ही साथी जुड़े थे इस बैंक के, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल साझा किए हैं, तो उन सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे सवाल आए हैं। और हिंदी के भी मैं आखिरी में बताऊंगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है। और ये सवाल नहीं, ये एकदम पूरा पूरा आपको नंबर दिलाएंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आएंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो हमारे साथियों का कहना था कि इंटरनल पॉलिसी से बहुत कम सवाल आए थे। क्लरिकल टू ऑफिसर में हम बात करेंगे तो टोटल जो है कितने सवाल आते हैं, मतलब दो पार्ट होता है उसका। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन बैंकिंग के और 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के। तो 60 में से उनका कहना था कि 10 से 11 सवाल ही इंटरनल पॉलिसी का आया है, बाकी सारा सवाल जनरल बैंकिंग का आया है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन में, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अनक्लेम डिपॉजिट्स आर टू बी ट्रांसफर टू डेफ फंड। तो जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। तो कोई डिपॉजिट कितने साल तक अगर अनक्लेम्ड रह गया, इनऑपरेटेड रह गया, तो वो डेप में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हमारे सभी साथियों का जवाब आ गया, 10 साल। तो ये सवाल जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है। दो सवाल पॉपुलर सीरीज के, एक तो इनऑपरेटिव वाला सवाल है और एक डेफ वाला सवाल है। क्यों पॉपुलर या क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए? क्यों? क्योंकि सरकार की प्रियोरिटी देख लीजिए। 100 डेज 100 पेज कैंपेन पिछले 2 सालों से ये जो चला रहे हैं, डेफ के लिए उद्गम पोर्टल लाया। उनके पास 48,000 से लेकर 54,000 करोड़ अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है, जो भारत में रहने वाले सिटीजन का है, उनको वापस पहुंचाना है। तो आप सोचो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कि लोगों का पैसा आपके पास है, आप पे ट्रस्ट करके रखा गया है, तो इसको उनको वापस देना है। तो आरबीआई के पास ना जाए, आप ही उनको ऑपरेटिव के लिए मोटिवेट करिए। तो ये इसलिए ये सवाल जो है पूछा जाता है। तो अगर
कोई अकाउंट 2 साल तक ऑपरेशन में नहीं रहा तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। और अगर कोई अकाउंट 10 साल तक इनऑपरेटिव हो गया या कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं किया गया, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है। और उस अनक्लेम डिपॉजिट को मंथ बेसिस पर, मंथली फ्रीक्वेंसी पर उसको आरबीआई को भेज दिया जाता है, आरबीआई के डेफ फंड में जमा हो जाता है। और जब कस्टमर उसको फिर डिमांड करता है तब आप उसको क्लेम करते हैं और आरबीआई से वो पैसा मिल जाता है ब्याज सहित। और ब्याज कितना मिलता है, कोई साथी बताएंगे? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मिलता है ब्याज? थ्री आर 3% तीन सर। 3% सर। 3%। पहले 3.5% था, अभी वो 3% लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब ये सब चीजें आपके इसमें आ गया। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि डेफ जो है फंड किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। आरबीआई जो है इसको एक हायर स्केल में अगर सवाल पूछा जाएगा, इसका विंडो कितने दिनों तक खुला रहता है, तो मंथ एंड होने के बाद 10 दिनों तक खुला रहता है, 10 तारीख तक, है ना। क्लेम के लिए भी इसका जो प्रोसीजर है बैंक में ये है कि क्लेम करते ही आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, अकाउंट को अनक्लेम से ऑपरेशन में लाना है और पैसा देना है, आरबीआई को क्लेम करनी है, उसका ऑडिट कराना है, और वो 1 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन कस्टमर को 1 महीना इंतजार नहीं कराना है। चलिए अगला सवाल है, आप फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज कस्टमर डाटा रिपोर्टेड टू सिविल? जो अपने बैंक्स हैं इनको कितने सालों तक कस्टमर के जो नेगेटिव रिपोर्ट हैं या डिफॉल्ट हैं, ये सीआईसी को रिपोर्ट करने होते हैं। तो मतलब ये सीआईसी से जुड़ा हुआ सवाल, ये हिंट देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो एक तो इनऑपरेटिव देख लीजिए और डेफ देख लीजिए, और यहाँ पर पूछा गया है, कोई साथी जो है आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि कितने सालों के लिए यहाँ रिपोर्टिंग की जाती है। तो इनके ये बैंक के पॉलिसी में भी, सीएससी पॉलिसी में भी लिखा है इनके। और सामान्यतः अगर कोई अकाउंट में कोई डिफॉल्ट शुरू हुआ है, वो डिफॉल्ट या कोई नेगेटिव रिपोर्ट है, तो वो उस फर्स्ट डिफॉल्ट से 7 साल तक उसको जो है रिपोर्ट की जाती है। तो यहाँ 7 साल वाला आएगा। 3 साल वाला जो है पॉलिसी बेसिस पे है, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सवाल इस तरह से था, क्योंकि टूटी फूटी भाषा में हमारे साथी भेजते हैं, हम उसको क्रिएट करते हैं। तो सवाल ऐसा था कि जब फर्स्ट डिफॉल्ट हो जाता है या कोई नेगेटिव मार्क्स रिमार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ से लेके 7 साल तक उसको रिपोर्ट किया जाता है। व्हाट इज द एलिजिबल एज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एलिजिबल मतलब एज क्राइटेरिया पूछा गया है कि किस एज क्राइटेरिया के सिटीजन्स को ये बेनिफिट मिलेगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि 2 लाख का कवरेज होता है और एक्सीडेंटल डेथ पर 2 लाख मिलता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 2 लाख मिलेगा। एज क्राइटेरिया हमारे साथियों ने लिख दिया है। सीधे आगे बढ़े चलते हैं, 18 से 70 साल। तो आप समझ लीजिए, हमें ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से एक सवाल आएगा, चाहे एज का पूछ ले, प्रीमियम का पूछ ले। प्रीमियम कितना रुपए होता है इसका? प्रीमियम होता है 20 रुपये होता है, 20 रुपये। जिसमें से 18 रुपये होता है इंश्योरेंस कंपनी को, 1 रुपये होता है बीसी एजेंट को जाता है, 1 रुपये बैंक एडमिन चार्ज होता है। इसका जो पॉलिसी का कवरेज पीरियड होता है 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ऑटो पे होता रहता है इसका। और इसकी जो एक्सीडेंटल जो कवरेज होता है वो डेथ का 2 साल होता है। और पार्शियल डिसेबिलिटी का 1 लाख होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी का 2 लाख होता है। बराबर है, चलिए। विच सिक्योरिटी इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर लोन? कौन कौन सी सिक्योरिटी दिया था वहाँ ऑप्शन में, तो कौन सी सिक्योरिटी जो है एक्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी लोन के अगेंस्ट, ऐसा कहा गया है लोन के सिक्योर करने के लिए। तो अब ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम आपने पढ़ा होगा, प्राय क्रेडिट पॉलिसी में पहला पार्ट आता है, रिस्ट्रिक्शंस वाले पार्ट में देखे होंगे कि बैंक जो है अपने ओन शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें जो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन के आधार पर आपको सिलेक्शन करना था। तो यहाँ पर बैंक्स जो है उनके जो ओन शेयर्स होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन पार्ट में जब भी पॉलिसी पढ़ाते हैं आपको देखे होंगे, ये जरूर बताते हैं ये कौन से
सेक्शन और कौन से एक्ट में इसका जिक्र किया गया है जी, कोई बताएंगे? इसको बार बार हम लोग पढ़ते हैं सभी बैंकों के उसमें। सेक्शन 20 है सर। बहुत बढ़िया जी। सेक्शन 20। सेक्शन 20 कौन सा एक्ट है जी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बहुत बढ़िया। देखिए ये करेक्ट। हमारे गुंजन जी है ना, क्या आवाज गूंज रही है इसकी, बढ़िया है। आवाज जब गूंजती है 2-3 बार तो फिर वो असर भी करती है ना। तो आप 3-4 बार पढ़े हैं कोई चीज ना, तो आप भले ही लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ नहीं याद है, लेकिन एग्जामिनेशन में याद आ जाएगा, जैसे कि अभी हमारे एक साथी को याद आ गया। तो बैंक के ओन शेयर, इसमें रिस्ट्रिक्शन है अंडर सेक्शन 20 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? अब बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक लंबा सा पॉलिसी हम 1 घंटा पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन सवाल वहां आ जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ बताइए रिचा जी, कितना सवाल आ गया बताइए। हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सवाल आ जाता है। तो क्या है इसको, तो आप बताइए, आप लोग तो करते ही हैं, इसमें क्या ही बताना बोले है ना। नहीं आज नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। तो कुछ साथियों ने बताया कि सवाल ये आया था सर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए या फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरा करने के लिए बैंकों के एजेंट के तौर पर कौन काम करता है? तो कौन काम करता है जी? तो बताइए जरा, कौन काम करता है? सी सी बीसी और बीएफ दोनों। बीसी यहाँ, लेकिन बीएफ गलत हो जाएगा है ना। बीएफ नहीं करता है काम। ठीक है, बीएफ का अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बीएफ जो है फेलिसिटेटर है वो, और बीसी जो है खुद खोलता है, खुद खाते वाते सब खोलता है। ठीक है, बीएफ नहीं करता है। तो आपको सिर्फ ये रखना है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, अभी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फिर कॉर्पोरेट बीसी ये सारा चीज़ें हम पढ़े हैं। लेकिन सवाल आया है कि ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या है, कि भारत में रहने वाले उस आखिरी गांव के आखिरी दरवाजे के आखिरी व्यक्ति तक सस्ते दरों में और सुलभ तरीके से बैंकिंग की समस्त सुविधाएं पहुंचाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी एक्सेस टू द ऑल सेक्शन ऑफ द सिटीजन, सभी जगह सभी लोगों को समावेशी करना है। मतलब देश का विकास तभी होगा जब सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। और ये काम करता है एजेंट के तौर पर वीसी, जिसको बोलते हैं बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? अब ये इसमें हम थोड़ा क्लियरिटी नहीं आया, करंट रेशियो से उन्होंने कहा कि 2 सवाल आया। तो चूंकि करंट रेशियो से 2 सवाल आए, तो एक सवाल तो आता है करंट रेशियो का फार्मूला क्या है। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर इनका जो आइडियल रेशियो है 1.33 से लेके 1% है। फिर रिलैक्सेशंस भी होता है, 1.25 तक ले जाता है ना। तो ये बैंक की पॉलिसी का आइडियल रेशियो है। ज़्यादातर बैंकों में करंट रेशियो 1.33 रेशियो 1 होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है ना। तो इसमें करंट रेशियो में ये उन्होंने 2 सवाल आया बोला, तो एक सवाल जो आया होगा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का आया होगा, जिसमें कि जो करंट एसेट है कम हो जाता है, करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो एक जाता है। फॉर्मूला आया था ना, एक यही आया था रेशियो, तो एक फॉर्मूला आया था, मतलब क्वेश्चन अच्छा, आया था। क्या आया था ममता जी, आप बताइए। आप तो हाँ, वहाँ आप तो जम्मू कश्मीर से आ गए, कैसा है वहाँ पर, ठंडा है? मौसम सर ठंडा है। अच्छा, तो देखो हम हमारे सभी साथियों को मैं थोड़ा नज़ारा दिखा दिया जम्मू कश्मीर का ना, पीछे तो सब लोग बोले पास हो जाएंगे तो उधर बर्फ देखने आएंगे। बर्फ तब तक जमा के रखिएगा आप, ठीक है। हम्म और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, बता दीजिए। दूसरा एक तो रेशियो पूछा था ना, एक हम्म न्यूमेरिकल आया था, पता नहीं वो उसमें कुछ कुछ दिया था, नेटवर्थ और करंट लायबिलिटी, मतलब वो फॉर्मूले से निकलना था रेशियो। अच्छा ठीक है, फार्मूला हाँ। वाला निकला था, तो उसमें करंट रेशियो निकालने के लिए बोला था। हाँ जी। तो करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो वहां पर जो जो तो बैलेंस उसमें शीट का जो दिया करंट रहता लायबिलिटी नहीं दिया था, उसमें है। कुछ नेट, मतलब वो पहले वो निकालना पड़ना था, उसके बाद ऐसा था। ओके, चलिए ठीक है, हम्म। आपको थोड़ा बहुत याद आए तो भेज देना, तो सेकंड सेशन में हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे। आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर और क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे। When the form 6061 is to be submitted for the KYC or for account opening, तो कब 60 और 61 कब जमा करते हैं या कब इस्तेमाल किया जाता है?
तो आप लोग बताइए कब इस्तेमाल किया जाता है? जब पैन कार्ड अवेलेबल नहीं विदाउट होता। पेन। बहुत बढ़िया। विदाउट पेन। तो जब किसी ग्राहक के पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, फॉर्म 60 या 61 इस्तेमाल करते हैं। और जो फॉर्म 61 जो है वो किसके लिए होता है? फॉर्म 60 किसके लिए होता है? फॉर्म फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के लिए 61 होता है, अदर देन एग्रीकल्चर के लिए 60। कोई बिजनेस कर रहा है या कोई और कुछ नौकरी कर रहा है, अदर इनकम के कर रहा है, तो उसको 60। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, व्हाट इज द टीडीएस रेट ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट विदाउट पेन? अगर किसी ग्राहक ने पेन नहीं दिया तो क्या रेट एप्लीकेबल होगा? तो ये तो बड़ा जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो आपने सही कर दिया होगा ममता जी इसको, तो है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल हम बहुत बार चर्चा करते हैं और हर एग्जामिनेशन में, प्राय अल्टरनेट एग्जामिनेशन में पूछता ही है कि अगर किसी खाते में पैन कार्ड नहीं दिया गया या पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया, जैसे कि आप अभी एक अभियान चला था, 2 सालों से चला ही है अभी और फाइनल पेनल्टी स्टेज पर है अभी, कि अगर किसी ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो उसका इनऑपरेटिव हो जाएगा। और जब इनऑपरेटिव पैन हो जाएगा तो वो उसको विदाउट पेन ही ट्रीट किया जाएगा। और फिर उसमें टीडीएस रेट कितना लगेगा? 20% लगेगा। तो ये हमारे साथी जो हैं इसको याद रखेंगे, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगला सवाल, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज एन अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव? अगर कोई खाता कितने दिन तक अगर ट्रांजेक्शन नहीं करता है, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मैंने बताया ना, ये आप एग्जामिनेशन या जो आईबीपीएस की मंशा को देखिए कि आईबीपीएस क्या क्या कर रहा है, कि वो किन किन चीज़ों को ले रहा है, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरफ पढ़ना है। और सवाल तो आने हैं, 60 सवाल ही आने हैं बैंकिंग के, क्लरिकल टू ऑफिसर में। और उस 60 में से समझ लीजिए कि आपके 15 सवाल जो हैं, 15 सवाल केवल आ सकते हैं आपके किस में आ सकते हैं? 15 सवाल आपके इंटरनल पॉलिसी से आ सकते हैं। बाकी जो 45 सवाल आएंगे, 45 सवाल आएंगे, वो होंगे जनरल बैंकिंग के। बाकी इसमें ममता जी आप बताइए कितने सवाल आए थे इंटरनल पॉलिसी से? आप हैं स्क्रीन पर? सर हाँ जी सर। हम्म। नहीं सर, वो क्वेश्चन 80 थे ना, तो हाँ मार्क्स उसके 50 थे। 80 क्वेश्चन थे, 40 40 दोनों सेक्शन से। हाँ, तो हाँ जी। आपका हायर स्केल में रहा होगा ना, है ना? हाँ, 1 to 2। 1 to 2 में, तो 1 to 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं ना? हाँ जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन जो अभी डिस्कस हुए ना, 1 to 2 में वन थे। टू टू में भी आए, ओके हाँ ओके। जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और बाकी और हायर स्केल के भी होंगे तो आप और भी भेजना हमें ना, ठीक है? हाँ जी। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज एन अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव? ये 2 साल के लेन देन नहीं होते हैं तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है। 10 साल तक लेन देन नहीं होता है तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है। और अगर कोई मिसिंग है, तो 7 साल तक लगातार मिसिंग है तो मिसिंग पर्सन अकाउंट कहलाता है। और उसको हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि इनकी डेथ हो गई और सेटलमेंट करते हैं कोर्ट ऑर्डर के साथ। टिल व्हेन डज ए टर्म डिपॉजिट रिमेन ऑपरेटिव? अगर एक टर्म डिपॉजिट है तो वो कब तक ऑपरेटिव होगा, ये सवाल पूछा गया है। ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है। डोरमेट होता है 2 साल में, डोरमेट और जो इनऑपरेटिव है बराबर है। डोरमेट भी बोलते हैं तो 2 साल होगा, इनऑपरेटिव भी बोलेंगे 2 साल होगा। टिल व्हेन डज ए टर्म डिपॉजिट रिमेन ऑपरेटिव? एक टर्म डिपॉजिट है, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो कितने साल तक अगर उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इनऑपरेटिव होगा? 2 साल तक। लेकिन टर्म डिपॉजिट जो है कब तक ऑपरेटिव होगा, ये सवाल पूछा गया। तो टर्म डिपॉजिट तब तक ऑपरेटिव होगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर हो जाने के बाद ड्यू हो जाता है। और ड्यू होने के बाद कस्टमर अगर लेने नहीं आता है या रिन्यूअल नहीं करता है, उसको आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर वो ड्यू बढ़ता जाता है और उसको हम फिर बोलते हैं कि अब इनऑपरेटिव डेज चालू हो गया। तो अगर एक टर्म डिपॉजिट आज फिक्स डिपॉजिट किया गया 3 साल के लिए, तो हमारा इनऑपरेटिव का कहता है कि कस्टमर लेन देन नहीं करता, तो यहाँ तो लेन देन किया नहीं है। 1 साल आज जमा किया और 3 साल बाद ही मैच्योरिटी होगा, तो वो पूरा उस मैच्योरिटी पीरियड तक ऑपरेटिव होगा। उसको बोलेंगे हम कि ऑपरेटिव है, क्योंकि कस्टमर ने पहले ही उसने मैंडेट दे दिया। जैसे ही 3 साल पूरा हो जाएगा
3 साल पूरा हो जाने के बाद ड्यू हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो क्लेम नहीं करता है तो फिर वो आप आगे जो है अनक्लेम में चला जाता है। तो इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, जब वो ड्यू हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद ड्यू स्टार्ट होता है। 10 साल वहां से गिनेंगे, और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में इनऑपरेटिव से गिनेंगे। ऑटो रिन्यूअल हो जाता है तो कस्टमर के कंसेंट से दिया है तो ऑपरेटिव हो जाएगा और वो ड्यू नहीं होगा। ठीक है। अगर ऑटो रिन्यूअल हो जाता है, मतलब आपने पहले से कंसेंट लेके रखा है, तो कस्टमर का ट्रांजेक्शन कहलाएगा। विच नोट डेनोमिनेशन इज नॉट रीइशूड बाय आरबीआई। तो ये अभी हाल ही में जो 2000 के नोट जो उसको री इशू नहीं किया, इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। ममता जी, ये क्या सवाल पूछा था, इसका पीछे क्या था, थोड़ा बताइए जरा, कैसा पूछा था इसको। रीसर्कुलेशन का था, बट इसमें 2000 वाली तो ऑप्शन ही नहीं थी, 10, 20, 50, 100, 200। अच्छा, क्या था मतलब, रीसर्कुलेशन का था तो सॉइल नोट वगैरह, क्या था मतलब, सवाल क्या पूछा था फिर। काउंटर पे कुछ मतलब रीसर्कुलेशन का था मुझे, बट ये 2000 वाला नहीं था वो। अच्छा, तो री री इशू नहीं किया जाता है तो सॉइल नोट री इशू नहीं किया जाता है, म्यूटिलेटेड नोट री इशू नहीं किया जाता है। वो सवाल भी साथियों ने भेजा है। ऑप्शंस में यही था कि 10 रुपए, 20 रुपए वाला, हम्म, 50 वाला, 100 वाला, 200 वाला। अच्छा, तो वो तो री इशू किया जा सकता है ना, लेकिन फिर तो नहीं, सवाल है। हाँ मतलब वही है, मैं कंफर्म करके सर बताऊंगी हाँ, क्या बता क्वेश्चन दीजिए। था। ठीक है। हाँ, और एक और था कि नॉमिनेशन में विटनेस कितने लोगों की चाहिए, वो मैंने शायद भेजा नहीं है। ओके, कोई नहीं, और हाँ। भी साथी लोग भेज रहे हैं, आप भी भेज दीजिएगा जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे आज के सेशन के बाद। तो अभी देखिए, विच नोट डिनोमिनेशन इज नॉट री इशू, तो हमें मतलब जो क्वेश्चन भेजा गया उसके आधार पर लगा कि हाँ 2000 के नोट अभी बंद किए गए थे तो ये इशू नहीं। लेकिन सवाल कुछ और रहा है, 10-50 बोल रहे हैं तो सवाल कुछ और पूछा होगा, वो हम देख लेंगे बाद में। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट कैन बी इशूड बाय आरबीआई, तो ये सवाल कैसा पूछा था कि आरबीआई जो है कितने रुपए के नोट मैक्सिमम जो है जारी कर सकता है, ऐसे पूछा था। ये तो मुझे ध्यान नहीं है, ये क्वेश्चन याद आया नहीं था। है। हाँ, तो अगर ये सवाल पूछा था जैसा हमारे साथियों ने भेजा है, तो आप लोग हो सही सकता है हैं। सर ये न्यूमेरिकल हाँ, टू स्केल वन में आया हो ना। स्केल टू स्केल वन में हो सकता है हाँ हमें। हाँ, तो ये 10,000 है कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन के नोट आरबीआई इशू कर सकता है। लेकिन कुछ साथियों ने ऐसा भी लिख के भेजा कि वर्तमान में हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट कौन सा है, ऐसा भी भेजा। तो दोनों जान लीजिए, अगर ऐसा सवाल आए तो क्या लिखेंगे, वर्तमान में सर्कुलेशन में कौन सा हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है। 500। 500, ठीक है। और अगर ऐसा लिखता है कि मैक्सिमम कितने रुपए तक के नोट जारी कर सकता है आरबी, तो 10,000 होगा। ठीक है, चलिए सब तरफ से जानकारी रखेंगे, एग्जामिनेशन में उसका सही सही तरीके से हम लोग अभी अभ्यास में सब चीजें जान लेंगे, एग्जामिनेशन में सही जगह हम लोग निशाना लगाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफटी, सीएफटी का फुल फॉर्म पूछा। सीएफटी का फुल फॉर्म ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, केवाईसी एमएल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस करते हैं तो उनकी गतिविधियों को रोकते हैं, या उनको फाइनेंस नहीं पहुंचना चाहिए, पैसा वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ है। तो फुल फॉर्म कितने आए थे ममता जी, फुल फॉर्म कितने आए थे। चलिए, एक ही था। एक ही था। हम्म। अभी 2 साल से देखा जा रहा है फुल फॉर्म कम पूछ रहे हैं, पहले 5, 6, 7 फुल फॉर्म पूछते थे, अभी एक या दो अधिकतम, 2 साल से, है ना। तो यहाँ पर कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो हम लोग क्या करते हैं, आरबीआई जो है मास्टर डायरेक्शन जारी करता है अंडर सेक्शन 35 ऑफ ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके तहत उन्होंने केवाईसी की रिवाइज गाइडलाइन दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बैंकों को ये सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग सिस्टम में कोई भी पैसा टेररिज्म को फाइनेंसिंग करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक तो बेनामी खाते खोलने से रोकना है, और जो टेररिज्म है उनको पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, उसको रोकथाम लगाना है, उसी का फुल फॉर्म है सीएफटी। उसके लिए हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन की निगरानी करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, फिर उसके बाद हमारा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है। व्हाट इज द प्रोविजनिंग फॉर सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट अगर सिक्योर्ड है तो प्रोविजनिंग क्या है। ज्यादातर समय स्टैंडर्ड एसेट में पूछता है, या लॉस में पूछता है, डाउटफुल में पूछता है। इस बार थोड़ा नया एक सवाल पूछा। सर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में पूछा था।
अच्छा, और वो, दोनों हाँ पूछा था। दोनों तो दोनों 15 और 25, वो दोनों एक ही ऑप्शन में आंसर थे ना। अच्छा, एक ही सवाल में दोनों पूछ लिया था, दोनों सिक्योर्ड में पूछे थे। कितना है, अनसिक्योर्ड में हाँ कितना जी। है। तो हमारे साथी जवाब दे रहे हैं, बड़े होनहार साथी हैं, है ना। 15 और 25। 15 और 25 कर देंगे। और ये 15% जो है सिक्योर्ड है तो वहां प्रोविजन करेंगे, अनसिक्योर्ड है तो 25% प्रोविजन करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज डाउटफुल एसेट्स अट्रैक्ट 100% प्रोविजनिंग। अगर कोई डाउटफुल एसेट्स है, उसमें 100% प्रोविजनिंग होगा, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, कितने साल बाद। तो ये भी हमारे साथी जो हैं पॉपुलर सीरीज में पढ़े हैं, क्योंकि ये सवाल जो है आता रहता है। तो कोई भी लोन जब इरेगुलर होता है और ड्यू होता है, तो 30 दिन तक ड्यू होता है तो ऐसे में 0 में चला जाता है। 31 दिन से 60 दिन में जाता है तो वो ऐसे में 1 में आता है। 61 दिन से 90 दिन तक आता है तो ऐसे में 2 में आता है। जहाँ 91 दिन ड्यू हो जाता है तो एनपीए में चला जाता है। एनपीए में जाने के बाद सब स्टैंडर्ड रहता है 1 साल तक। 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहने के बाद वो फिर चला जाता है डाउटफुल 1 में चला जाता है। डाउटफुल 1 में 1 साल रहता है। डाउटफुल 2 में चला जाता है, वहाँ 2 साल रहता है। मतलब डाउटफुल कैटेगरी में जैसे ही तीन तीन साल हो गया, 3 साल के बाद वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में आता है, वहाँ प्रोविजनिंग 100% हो जाती है, इसलिए आफ्टर 3 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर्स होगा। और फिर डाउटफुल 3 कैटेगरी में लंबे समय तक पड़ा रहता है, जब तक कि बैंक उसे लॉस डिक्लेयर ना कर दे, या ऑडिटर उसमें लॉस डिक्लेयर ना कर दे, या कोई फ्रॉड ना हो, या प्रोविजन 100% तो यहाँ पर है ही है। व्हाट डज द ग्रेसम लॉ स्टेट, ये आया था ये सवाल आपके में। यस सर। तो क्या लिखा था आपने, क्या क्या ऑप्शन आया था। सर मुझे, मैंने तो गुड्स एंड सप्लाई लिख दिया, वो तुक्का मार के, मुझे नहीं आता था सर, इसका कुछ नहीं पता था। अच्छा, ये तो लेकिन पॉपुलर सीरीज मतलब का सवाल था। हम्म। मैं पहली बार नाम सुना सर, वो पेपर में बैठ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये ना पिछले काफी साल से, 5 एक साल से ना, ये ग्रेसम जो लॉ है ना, इसका सिद्धांत है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि बैंकिंग और इकोनॉमी में ये ग्रेसम लॉ पढ़ाया जाता है, जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर। तो ये इस सिद्धांत है इसका, कि जो बुरी मुद्रा है, या जो बैड मनी है ना, वो अच्छी जो मनी है उसको, गुड मनी है उसको प्रचलन से बाहर कर देता है। बैड मनी डिराइव्स आउट गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही तरह से अंकित मूल्य के दो प्रकार के सिक्के प्रचलन में हैं, जिनमें से एक अच्छा सिक्का है जिसका मतलब वास्तविक वैल्यू है, तो वो जो है दूसरे जो खराब मुद्रा है उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो अच्छी करेंसी होती है ना उसको जमा कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो अच्छी करेंसी जमा कर लेते हैं, और खराब जो गुणवत्ता वाला जो या खराब जो बैड मनी है उसका लेन देन में उपयोग करते हैं। तो इसलिए अच्छी जो गुड मनी है वो धीरे धीरे चलन से गायब हो जाता है। ये ग्रेशम का लॉ है। लेकिन मतलब सर बेट मनी हमारे यहाँ तो थोड़ा अलग है। भाई बेट मनी का मतलब बेट मनी का मतलब रखते हैं, सेंसिटिव जो मनी रहते हैं उसके लिए रखते हैं। ये जो है ना, ये एक्चुअल में आप समझो तो इसमें ना, ये सिक्के से जुड़ा हुआ धात्विक मूल्य वाला सिक्का है ना, उसके इस्तेमाल से जुड़ा हुआ चीज है। उसके लिए हमने डिटेल सेशन में भी समझाया है। तो आप इसमें सिर्फ एक ही बात हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, कि बैड मनी डिराइव्स आउट गुड, है ना। मतलब ये होता है कि जब एक ही तरह के मूल्य के दो सिक्के होते हैं, जो कम इसमें धात्विक मूल्य वाला रहता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा धातु वाला मूल्य होता है उसको बचाया जाता है, इसको बोलते हैं, वो ग्रासम का लॉ है। मैं उसका वीडियो सेशन के बाद भेज दूंगा, आप उसको डिटेल तरीके से देख लेना, वो आधे घंटे का एक सेशन ओल्ड से आपको करेंसी मिलेगा। कीप आउट न्यू करेंसी, ये तो नहीं है सर? नहीं, हाँ वो भी है। हाँ मतलब अच्छे। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेसम सलाह है ना, उसका एक बिटवीन द लाइन ऑफ उसको लेके चलिए, बैड मनी डिराइव्स आउट गुड। ठीक है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा, उदाहरण जैसे मान लीजिए, उदाहरण बता रहा हूँ, उसका सिद्धांत का कॉन्सेप्ट के पीछे बड़ा इकोनॉमी है, उसको आप ऐसे सीमित मत रखिए। एक उदाहरण बता रहा हूँ, जब जब चांदी के सिक्के आते हैं ना, तो उसमें चांदी की मात्रा अगर कम कर दी गई, तो लोग चांदी से भरे पुराने सिक्के जो है ना, उनको जमा करने लग जाएंगे, और उनके मूल्य समान है। समझ रहे हो मेरी बात को, उदाहरण मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ,
कि जब चांदी के सिक्के मैं एक बात कह रहा हूँ, धात्विक वाले से जुड़ा हुआ है ना, सिक्के के मूल्य उतना ही है लेकिन वहाँ चांदी की मात्रा कम कर दी गई, तो लोग क्या करेंगे, जो पुराने सिक्के जिनमें अच्छा था उसको जमा करने लग जाएंगे और कम वाले को लेन देन करने लग जाएंगे। ये वाला जो है इसका रिजल्ट ही होता है कि जो अच्छी जो मनी है या अच्छी मुद्रा है वो चलन से बाहर हो जाता है, और कम मूल्यवान जो मनी है वो चलन में रह जाता है। इससे की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है, इससे जुड़े हुआ है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप उस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो एक ही मूल्य के जो अंकित वैल्यू हैं, दो तरह के सिक्के हैं, एक है खराब धातु से बना हुआ या कम धात्विक मूल्य से बना हुआ, एक अधिक धात्विक मूल्य से बना हुआ। तो लोग क्या करेंगे, वैल्यू तो समान है तो जो अधिक धात्विक मूल्य है उसको अपने पास रख लेंगे, चलन से गायब कर देंगे, जमाखोरी कर लेंगे, तो बुरी मुद्रा चलती रहेगी। इस तरह की बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी। तो ये तो हमारे साथी सब लोग कर ही लिए होंगे क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन में ये भंडार लगा है, पहले हर बार ये आता रहता है। व्हाट इज द पारिपासु चार्ज? पारिपासु चार्ज क्या है? देखिए, चार्ज एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पारिपासु चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज होता है कि जब आपका सिक्योरिटी बदलता रहता है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। फिक्स चार्ज क्या करते हैं, जब सिक्योरिटी नहीं बदलता है, जैसे कि घर है, चार्ज क्रिएट होंगे, मॉर्गेज होगा, ठीक है। और फ्लोटिंग में क्या हो, जैसे गुड्स है, स्टॉक है, तो वो बदलता रहता है, चार्ज हमारा उस अलग अलग गुड्स पे लगता जाता है, तो उसको फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज, प्लांट एंड मशीनरी एक जगह लगा दिए, आपका हाउस है लगा दिए, तो ये फिक्स चार्ज है। फिक्स एसेट जो होते हैं उन पर। और पारी पासु चार्ज ही होता है जब कॉन्सोर्टियम फाइनेंस के तहत लोन दिया जाता है, तो कॉन्सोर्टियम की जो शेयरिंग होती है उसी आधार पर पारी पासु चार्ज लगता है, जितना ही कि उनका उसमें वैल्यू है। तो ये पारी पासु चार्ज में इक्वल चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब आपका जितना एसेट्स है उसी रेशियो में ही चार्ज क्रिएट होगा, तो इसको बोलते हैं पारी पासु चार्ज। और चार्ज क्रिएशन एक बड़ा टॉपिक है, आप चार्ज क्रिएशन को दो तीन बार पढ़ लीजिए। क्लरिकल टू ऑफिसर में या ऑफिसर से हायर स्किल में इसके सवाल जरूर आते हैं, एक से अधिक सवाल आते हैं। जैसे कि मॉर्गेज कहाँ लगता है, अपोथिकेशन कहाँ लगता है, प्लेज कहाँ लगता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ओडी अलाउड इन एसबी अकाउंट? ये कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपका, प्रधानमंत्री जनधन का पूछा था कि? पीएमजेडीवाई। हाँ जी, पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई। तो कितना देते हैं पीएमजेडीवाई में? 20,000। 10,000 है ना। हाँ जी। तो पीएमजेडीवाई में तीन ओडी दिए जाते हैं। एक होता है हसल फ्री ओडी। अगर हसल फ्री ओडी अगर पूछ लिया तो जरा बताइए ममता जी, कितना रुपए देते हैं हसल फ्री में? पता नहीं सर। 2,000 है, 2,000 है। 2,000। हाँ, हसल फ्री है ना प्रियंका जी। हसल, अगर ये सवाल पूछ लिया कि हसल फ्री, जैसे मान लीजिए कोई आप अपने यहाँ प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला और उसको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो हम हसल फ्री का मतलब मांगा मतलब दिए, मना मत करिए, इसका मतलब ये हुआ, भले नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन मांगा मतलब देना है, वो 2,000 है। एक होता है वेरीफाइड वुमेन एसएचजी है। वेरीफाइड वुमेन एसएचजी ऐसे हैं जिनका 2 साल तक ट्रांजेक्शन अच्छा है, सारे चीज़ें रिपेमेंट है, क्रेडिट लिंकेज वगैरह मिल गया है, तो उनको वेरीफाइड वुमेन एसएचजी कहते हैं। तो उनके सारे मेंबर्स को जो ओडी है वो कितना दिया जाता है, और उसकी लिमिट कितनी है जी ओडी का? 5,000 है, ठीक है। वो फीचर में है उनके 5,000 है। तो सोचिए कि मैं ग्रुप में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनको 5-5 हज़ार का एक मिल जाएगा ओडी लिमिट, है ना, तो उस उनके सेविंग अकाउंट में। और एक होता है मैक्सिमम ओडी, तो वो होगा 10,000, यहाँ गलत लिखा है, इसको सुधार लीजिए। 10,000 जो प्रधानमंत्री जनधन खाते में ओडी दिए जाते हैं वो 10,000 होगा। एक ओडी और भी दिया जाता है सैलरी अकाउंट अकाउंट के अगेंस्ट। अगर ऐसा कोई फीचर है आपके बैंक में तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आपकी जानकारी के लिए, लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए ज़्यादातर यही आता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन फॉर रिकवरी? रिकवरी जब होती है एनपीए अकाउंट में तो उसका ऑर्डर क्या होता है? ऐसे ही हुबहू आया था ममता जी, ऐसे ही सवाल आया था कि अगर कोई रिकवरी आई तो उसका अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे? हाँ, ऑप्शंस में था कि
हम्म। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसा अच्छा था। ऐसा था, वो वाला हाँ था, जी। तो फिर वो तो वो होगा फिर आपका क्लेटन रूल्स कहाँ लगाते हैं, ऐसा आया होगा, है ना, क्लेटन हम्म। रूल। ठीक है। तो फिर क्या होता है, सवाल मतलब हमारे ज़्यादा साथी जो है ऐसे सवाल आता है तो कई बार याद नहीं रहता होगा, ऐसे भेज देते होंगे। तो लेकिन हालांकि अगर रिकवरी का ऑर्डर भी है, ये भी सवाल पॉपुलर सीरीज में है सबरी ये। से था राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, वो मैंने अपने ब्रांचेड सर के अच्छा। मुंह से सुना था तो हाँ फिर। तो वो एडिशनल सवाल हो गया, समझ लीजिए। ये अलग सवाल हो गया। अगर कोई रिकवरी आती है तो उसका अप्रोप्रिएशन का ऑर्डर क्या होता है, पहले चार्जेस, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल किया जाता है। लेकिन अभी ममता जी बता रहे हैं कि सवाल ऐसा आया था कि राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो राइट ऑफ हाँ जी। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब भी कोई रनिंग अकाउंट्स होते हैं जिनमें पार्टनरशिप की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उनकी लाइबिलिटी को जो है डिस्चार्ज किया जाता है, तो वहां पर एक क्लेटन रूल लगता है। और वो क्लेटन रूल जो होता है वो कौन से राइट को ठीक करता है, तो वो है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो वो ठीक बात है, दोनों सही है, समझ लीजिए आप लोग, हमारे साथियों को फायदा हो जाता है डिस्कशन में। चलिए, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर बल्क डिपॉजिट। तो ये बल्क डिपॉजिट का क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये उसमें आरआरबी करके लिख के आया था कि डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक का ऐसा लिख के आया था। नहीं नहीं सर, आरआरबी लिखा था। वन आरआरबी करोड़ लिखा था, तो सवाल हमारे साथी आरआरबी के हिसाब से पढ़ें और जवाब जो है आरआरबी के हिसाब से दें। तो कितना है आरआरबी के लिए। 1 करोड़। ठीक बात है। आरआरबी का जो है पहले 15 लाख था, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। और नेशनलाइज बैंकों का जो है पहले 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर गया। तो अब समझ लीजिए हमारे साथी सभी कुछ जान गए। तो यहाँ पर आरआरबी के लिए पूछा तो यहाँ 1 करोड़ होगा, यहाँ मैं अपलोड करूंगा तो सुधार दूंगा। ये आरआरबी के लिए 1 करोड़ होगा बल्क डिपॉजिट। और अगर नेशनलाइज बैंक के लिए पूछा है तो 3 करोड़ होगा। तो दोनों चीज़ें आप लोग जान लीजिए, पहले 15 लाख था आरआरबी का, 1 करोड़ कर दिया गया। नेशनलाइज बैंकों का 2 करोड़ था, उसे 3 करोड़ कर दिया। तो इसको सुधार दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर वीकर सेक्शन। तो ये किसके लिए पूछा था, आरआरबी के लिए पूछा था। आरआरबी। आरआरबी के आरआरबी के लिए। लिए पूछा था। तो हमारे साथी जो हैं, भले ही सवाल वीकर सेक्शन का है तो, लेकिन हमारे साथ साथी वीकर नहीं है, हमारे साथी स्ट्रांग है, सभी सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है, कितना दिया ममता जी 15%। आप बताइए आप। हम्म। 15%। 15%। तो वीकर सेक्शन में प्रियोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है 15% ऑफ एएनबीसी आर सीईओ बी विच एवर इज हायर। और अगर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 12% हो जाता है, क्योंकि सवाल में क्लियरिटी रहता है, आरआरबी लिखा होगा, तो इसीलिए उन्होंने 15% में टिक लगा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड एज मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, है ना। यस मार्जिनल सर। फार्मर किसे कहते हैं जी, आप बता दीजिए ममता जी, ऐसे है ना। वो पूरी लाइन बन के आई थी ना, हम्म। जिसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिए वो था, और ऑप्शंस में वो दोनों दिया था। अच्छा, ये सवाल तो आया था ना, ये जो मार्जिनल फार्मर की बात हो हाँ रही, जी, हाँ जी। तो इसका उत्तर क्या होगा। हम्म। इसका 100 वही 500 टर्नओवर था, और क्या था वो, 5 टाइम्स। अच्छा, वो तो एमएसएमई का डेफिनेशन कर रहे हैं, है ना। एमएसएमई का डेफिनेशन हो इसको तो वो सही किया सवाल अलग है ना, है ना। वो एमएसएमई का डेफिनेशन है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मार्जिनल फार्मर की बात है, तो मार्जिनल फार्मर ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को बहुत हमको इम्पोर्टेंट देना है, इसलिए बार बार उसका सवाल पूछता है कि हमारे बैंक के अधिकारी। और क्वेश्चन जो आया था फिर वो एमएसएमई का था। हाँ वो एमएसएमई का था, वो तो हम्म। वो भी है। तो हम्म। एमएसएमई का तो आएगा ही सवाल। तो हम्म। मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर को इसलिए देता है कि आप भूल ना जाएं, है ना, हम्म। इसलिए बार बार सवाल पूछता है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और ऐसे किसान जिनका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा 2 हेक्टेयर था उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। उनको प्रियोरिटी सेक्टर में एक एडिशनल टारगेट होता है कि आप जो भी एग्रीकल्चर का टारगेट होगा 18%, उनमें कम से कम कितना परसेंट आपको स्मॉल एंड मेरे मार्जिनल को फार्मर आया था करना। कितना करना है वो, 75%। ये भी आया था। तो यहाँ पर क्या है, आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर मतलब 1 हेक्टेयर लैंड होनी हाँ। चाहिए। व्हाट इज द लिमिट फॉर एजुकेशन लोन अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। एजुकेशन लोन की लिमिट कितनी है प्रियोरिटी सेक्टर में, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो देखिए अभी 25। नोटिस आ गई, तो 25 लाख। 25। ये सवाल तो भले ही इतना आसान हो, रट गया हो, लेकिन आएगा ही क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन पता कैसे आया था? हाँ। क्वेश्चन आया था एजुकेशन लोन जो स्टाफ एम्प्लॉय है, हम्म। अगर उसके बच्चे का है तो उसको जो रिपेमेंट है वो हम्म। टाइम पीरियड कितना है उसमें था। जैसे ऑप्शन थी ना, 1 ईयर प्लस 6 मंथ आफ्टर जॉब, मतलब तो अच्छा, वैसे ऐसा है था। वैसे हाँ वैसा क्वेश्चन रिपेमेंट है। पीरियड है ना। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो एजुकेशन लोन का सवाल आएगा ही आएगा कि हाँ। कितना एजुकेशन लोन पीरियड सेक्टर में आता है। फिर ये सवाल जो अभी हमारे ममता जी ने यहाँ पढ़ा, वो सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया कि एजुकेशन लोन का रिपेमेंट कब स्टार्ट होगा, मतलब मोरेटोरियम पीरियड पूछा। जब भी हम लोन को पढ़ते हैं तो लोन में हमें ये देखना होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या है, मार्जिन क्या है, रिपेमेंट पीरियड क्या है, मोरेटोरियम क्या है, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सब्सिडी वगैरह, ये सारी चीज़ों को मेन देखना होता है। तो मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पूछा गया एजुकेशन लोन में। एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अभी तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसलिए इसमें बैंक के अधिकारी को ध्यान देना है कि मोरेटोरियम सही लगा हो या सही तरीके से सैंक्शन दिया हो, इसलिए मैक्सिमम मोरेटोरियम को पूछता है। तो 1 ईयर आफ्टर, नहीं ये तो वो 1 साल होगा, या जॉब लग गया तो उससे 6 महीना, मतलब ये सवाल को इस तरह से समझ लें ये कि एक मेरा साल का मोरेटोरियम क्वेश्चन होता है, या इन मीन वाइल जॉब लग गई तो जॉब लगने के 6 महीने बाद इसका मोरेटोरियम जो है उतना पीरियड होता है। ठीक है, समझ गए आप? पर एक साल इसमें का। पूछा था ना स्टाफ एम्प्लॉय, तो हाँ। अगर नॉन स्टाफ होगा तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं तो नहीं, फिर तो होगा कुछ। एजुकेशन लोन में यही मोरेटोरियम होता है, वैसे घुमाने के लिए आपको पूछ लिया वैसे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। घुमाने के लिए पूछ लिया। तो एजुकेशन लोन में ये मोरेटोरियम है, आप आईबीए का गाइडलाइन फॉलो होता है, उसमें मॉडल एजुकेशन लोन की गाइडलाइन फॉलो होती है ना, इसीलिए पूछते हैं। पीसी कल्चर रिलेटेड इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? पीसी कल्चर जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर के बहुत सारे है ना, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर है ना, और हार्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें जो है आ, आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर पीसी कल्चर जो है ना, ये फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये पीसी कल्चर है, एलाइड एक्टिविटी में जो आता है ना, इसलिए तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक सवाल जो है एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटी से जुड़ा हुआ जरूर पूछता है। अगला सवाल खेल आपकी स्क्रीन ट्रिक पर। में आता एपीकल्चर। हाँ, एपीकल्चर रिलेटेड टू व्हिच एक्टिविटी? तो एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? वो है जी। बी कीपिंग से। तो दोनों सवाल आए थे क्या? दोनों सवाल आया था। वो जो स्केल 2 to 3 थे ना, उनको एपीकल्चर आया था, तो 1 to 2 वालों को पाइसिकल्चर। अच्छा, ऐसा है, मतलब ये इससे आया था। तो आज से जो सवाल है थोड़ा स्केल वाइज मिक्स हो गया है, क्योंकि अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर मिक्स हो गया ना, ठीक उसी तरह स्केल भी यहाँ मिक्स हो गया है ना। नहीं सर, और जो स्केल 3 वाला था ना, उसमें सर कह रहे थे कि उसमें उन्होंने पूछा था, क्वांटम पूछा था कि कितना दे सकते हैं ओके, तो कुछ। हाँ। बहुत बढ़िया है ना। तो हाँ। एपीकल्चर जो है बी कीपिंग से रिलेटेड है, तो मतलब ये सारे सवाल हमको हिंट देते हैं हमको क्या क्या चीज़ों को देखना है, पढ़ना है। अगला सवाल है हु वेरीफाइज इंस्पेक्शंस डॉक्यूमेंट? ये सवाल थोड़ा समझ में नहीं आया, या तो आप याद है तो आप बता दीजिए कि इनको कौन डॉक वेरीफाई करता है। तो बैंक में हम क्या 4 आई कॉन्सेप्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको 4 आंखों से गुजरना चाहिए, मतलब एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी, एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। लेकिन आपको याद आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग मैंने भी 2 ऑफिशियल से किया है, हाँ, मतलब तो फिर सही किया है, सही किया है, फिर तो सही है फिर। आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन का उसमें था मार्क्स ब्रांच मिलेगा। हेड एंड सेकंड में जो था ना इंस्पेक्टिंग हम्म। ऑफिशियल, वो कुछ मुझे हाँ, लगता है देखिए साइट आप जब वेरिफिकेशन सीखना कुछ स्टार्ट ऐसा किए ही थे है। और अभी आप में कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, आपकी बातों में इंटेक्ट सर होता है अभी ना। सीखना शुरू किया है, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है लोन का। लेकिन आपको अच्छा नॉलेज होने लगा है, खुद में विश्वास होने लगता है, आप लोग खुद महसूस कर पाएंगे, पढ़ने का ये फायदा है। व्हाट इज ओटीपी ई केवाईसी यूज्ड फॉर? ये क्या है, ये कैसा सवाल था? व्हाट इज ओटीपी ई केवाईसी यूज फॉर, ऐसा कुछ सवाल आया था, क्या था? क्या पूछा था, याद आ रहा है आपको? ओटीपी बेस्ड में था कुछ, पता नहीं अब। क्या वो तो नहीं था ओटीपी, अगर ई केवाईसी किया हुआ है तो कितना रुपए तक रख सकता है, मैक्सिमम जमा कर सकता है, या मैक्सिमम बैलेंस कितना है, ऐसा तो नहीं पूछा था? पता नहीं। फाइनेंशियल। एक ये था, और एक डेबिट कार्ड स्वाइप उसके लिए हम्म। ऑप्शन थी, पॉइंट ऑफ सेल, एटीएम,
फिर कुछ अलग अलग ऐसे आया था, पता नहीं क्या ओके। था। तो यहाँ पर ना ज्यादातर अगर देखा जाए तो एक सवाल आ रहा है अभी। एक तो आता है जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम स्मॉल अकाउंट खोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो वहां पर पूछता है कि कितने रुपए तक के बैलेंस हो सकता है एट ए टाइम। तो 50,000। कितना साल भर में कर सकते हैं? 1 लाख। लेकिन अगर ई केवाईसी किया हुआ है ओटीपी बेस, तो वहां पर ये लिमिट जो है, जो 50,000 की लिमिट है, वो 1 लाख हो जाती है एट ए टाइम पे। और साल भर में 2 लाख, तो दुगना हो जाता है। तो ये याद रख लें तो हो जाएगा। बाकी डिजिटल केवाईसी वेरिफिकेशन का सवाल पूरी तरह से हम समझ में नहीं आया, इसलिए हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया। अब हमको क्या लगता है, हमारी बैंक की ऐसी कोई पॉलिसी है तो हम उसको जाके पढ़ लेंगे। ये तो बैंक की नहीं, ये तो ऑलरेडी आरबीआई की पॉलिसी है कि अगर कोई केवाईसी ओटीपी से करता है तो उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट में किसी भी समय उसके खाते में 1 लाख का बैलेंस हो और साल भर में वो 2 लाख जमा कर सकता है। क्योंकि ये फेस टू फेस कस्टमर नहीं है, अभी फेस टू फेस नहीं आया हमारे सामने, ठीक है। हु डिसाइड इंटरेस्ट रेट इन बैंक, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है जी? आरबीआई करता है कि नाबार्ड करता है? किस कौन करता है? गुंजन जी आप बताइए कौन करता है? जो बैंक। इंटरेस्ट रेट है बैंक का बोर्ड करता है, या जो एल्को कमेटी होती है ना, एल को। एसेट एसेट लाइबिलिटी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। बैंक तो कई जगह ऑप्शन में बैंक ही आता है, बैंक डिसाइड करती है। एल्को भी आ सकता है, बोर्ड भी आ सकता है, तो सब चीज एक ही है, ठीक है। बैंक भी आया था, आरबीआई भी आया था, और मैनेजमेंट का भी कुछ आया था। और क्या आया था? बैंक आया, क्या क्या आया था? आरबीआई आया था। बैंक, आरबीआई, हम्म। और जो मैनेजमेंट था, और वो जो बोर्ड था, बोर्ड तो नहीं होगा ना। तो वहां पर बैंक होता है, वो बैंक हाँ डिसाइड करता है, बैंक खुद करता है। और हाँ। बैंक का बोर्ड नहीं होता है, बोर्ड नहीं करता, बैंक का एल्को कमेटी करती है ना। वो बैंक का बोर्ड थोड़ा डिसाइड करेगा, बैंक का एल्को कमेटी, लेकिन अप्रूव तो वो बोर्ड ही करता है। सर लोन में भी तो एल्को ही करती है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो बैंक का यही पूछता है, तो ये बैंक का खुद का है ना, ऐसे ही पूछता है। आरबीआई सिर्फ पॉलिसी रेट करती है, रिजर्व पॉलिसी और जो आपका एक तो रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। बाकी जो एल्को मतलब एसेट लाइबिलिटी कमिटी, एल्को का मतलब होता है, ए का मतलब एसेट, एल का मतलब लाइबिलिटी, को का मतलब कमिटी। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ आरआरबीज? तो ये बहुत पॉपुलर सीरीज का सवाल है जी, आप लोग तो एकदम 10 रुपए का बिस्कुट कितने में दिए टाइप का सवाल हो गया। तो 10 रुपए का बिस्कुट 10 ही रुपए में दिए ना सर, हैं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, एग्जाम है ना, पूछना तो पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 15% है, स्पॉन्सर बैंक का शेयर 35% है। ये रट गया होगा, आप लोग भूलने वाले नहीं, जब तक रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद तो और ही नहीं भूलेंगे। तो ये शेयर जो है याद रहेगा। लेकिन जब तक आरआरबी का और स्ट्रक्चर में और कुछ परिवर्तन होगा, आगे समय परिवर्तनशील है, तो देखते रहिए। अभी तो ये आरआरबी एक्ट 1976 में ये बात कही गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट, ऐसा कुछ आया था सवाल ममता जी? नहीं, दोनों नहीं आया था? कुछ। तो कुछ टर्म, साथ। द ओनली डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन और दूसरा वाला याद नहीं है, कुछ अच्छा। ऐसा था। तो अब इसमें मतलब इस तरह का सवाल था, तो आप उसको तो ऑप्शन देख के ही बनाना होगा। टर्म लोन, हाँ और टर्म लोन फिक्स टेन्योर के लिए होता है, सीसी जो है रनिंग अकाउंट होता है। सीसी में लेन देन जो है कर सकता है ना, बार बार मल्टीपल विड्रॉल भी कर सकता है। टर्म लोन में एक ही बार होगा फिक्स टेन्योर के लिए, एक बार लेगा और हम पार्शियल ईएमआई के तौर पे पे करेगा, जमा करेगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी इन गोल्ड लोन? ये आया था, गोल्ड लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, या चार्ज क्रिएशन क्या होता है, ऐसा पूछा था। तो गोल्ड लोन लोन। में जो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है हमारा, इसमें आप लोग देखे होंगे कि हम लोग गोल्ड ऑर्नामेंट पे देते हैं, है ना। गोल्ड उसमें ऑर्नामेंट पे देते हैं। जो गोल्ड अकाउंट होता है ना, उसमें बोला हम्म। था कि जो चार्ज फ्री होता है वो मिनिमम अमाउंट कितना है उसमें, सेविंग गोल्ड अच्छा। वाले में। अच्छा, तो जो छूटे होंगे मार्जिन पूछा था क्या आपको, कितना मार्जिन? हम्म। जैसे वो होता है ना जिसमें मतलब कि चार्ज फ्री रहता है ना, डिपॉजिट विड्रॉल के चार्जेस नहीं कटते हैं उसमें, मिनिमम अच्छा। कितना गोल्ड अकाउंट होता है ना, जैसे प्रीमियम गोल्ड वैसा।
कुछ। अच्छा, ऐसा और वाला था। लेकिन हाँ जी। गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा था, तो दो तरीके जान लें हमारे साथी कि जब गोल्ड लोन देते हैं तो हम सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करते हैं, प्लेज होता है, और गोल्ड ऑर्नामेंट पे देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देख लें, बाकी जो ममता जी बता रहे हैं वो अगले सेशंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। विच नोट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर रिसर्कुलेशन, ये देखो यही सवाल जो डिस्कस कर रहे थे ना उस समय, तो ये सवाल पूछा गया कि कौन से नोट जो है उसको रिसर्कुलेशन में नहीं लाया जाता है। तो वो है सॉइल्ड है, म्यूटिलेटेड नोट है। अगर आपके पास आ गया तो आप उसको क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करके जो है फिर उसको रिसर्कुलेशन में नहीं लाते हैं, आरबीआई में जमा करते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन वो जो 10-50 वाला नोट बता रहे हैं वो देखना पड़ेगा क्या सवाल है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, ये सवाल आया था, इतना आसान सा सवाल। पॉजिटिव। डिपॉजिट के केस में क्या है रिलेशनशिप? तो ये डिपॉजिट के लिए सबसे आसान है, लेकिन उसी से पूछ रहे हैं क्योंकि बैंक का काम ही यही है, पहले खाता खोलना। बैंक ओपन करते ही हम लोग खाता खोलते हैं, ग्राहकों का पैसा रखते हैं, तो वो डिपॉजिटर हो गया। और डिपॉजिट के केस में क्या रिश्ता कहलाता है? तो बैंक क्या हो जाएगा, देनदार हो जाएगा, कस्टमर जो है लेनदार हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर का पैसा बैंक के पास है। तो बैंक डेटर हो जाएगा, कस्टमर जो है क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये एकदम आसान है, लेकिन इसको बार बार पूछता है। ठीक है। फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सीबीआई, ये आया था सवाल, सीबीआई को कब रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड? हाँ जी सर। कितना रुपए लिखा आपने? रुपया नहीं था, हाँ, वो क्या था? टाइम। टाइम। टाइम पूछा था? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम है? हम्म। नहीं, सॉरी। जिसमें 6, मैंने मतलब लास्ट डे जो वीडियो देखी थी ना शाम को हम्म। सर की, हम्म। उसमें था वो एक रिपोर्ट टू पुलिस और रिपोर्ट टू सीबीआई का टाइम था, तो उसमें फिर सर ने क्लियर किया था कि जब 6 करोड़ से ऊपर होगा तो सीबीआई को करेंगे, तो फिर मैंने सीधे 6 देखा तो उसको ओके कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो फ्रॉड अगर अमाउंट 6 करोड़ तक का है तो हम लोग लोकल पुलिस को करेंगे, 6 करोड़ या 6 करोड़ से ऊपर का है तो हम लोग सीबीआई को करेंगे। 6 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक है, स्टाफ शामिल है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो सेल अब सीबीआई को करेंगे। 6 करोड़ से 25 करोड़ तक है, स्टाफ शामिल नहीं है, तो इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को करेंगे, यूडब्ल्यू आप सीबीआई को करेंगे। 25 करोड़ से 50 करोड़ है तो बैंकिंग फ्रॉड एंड सिक्योरिटी, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल आप सीबीआई को करेंगे। और 50 करोड़ से ऊपर है तो जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई को करेंगे। तो 6 करोड़ का ज़्यादा सवाल पूछता है, क्योंकि ये पहले 3 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया। चलिए, तो आज केवल इतने ही सवाल हम साझा किए, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको एक तरीका मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं। तो इसी तरह हौसला बना के रखिए, याद करिए जब भी ये इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के वो बंदा के अंदर कितना साहस और उत्साह होगा, तो इस तरह से अपने आप को लिफ्ट कर दिया वहां से और पानी में चला जा रहा है। इसमें डर बिल्कुल नहीं होगा उसको, 0%। उत्साह 100% होगा। और उसने आत्मबल और जोर, इतना जोर से लगाया कि वहां से पानी में इतना ऊपर उछल गया। तो अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं। अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मैं जिद करके आया हूँ। तो ये जिद आपके अंदर हो, उत्साह इस तरह कायम रखिए। अभी बैक टू बैक एक सेशन है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अभी मोबाइल बैंकिंग पर एक सेशन है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, उसको अटेंड करिए, चाहे आप यूपी से हों चाहे कहीं से भी हों, उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपको आइडिया होता है, अपनी पॉलिसी को पढ़ने में सहजता होती है। बाकी मैं आपके लिए चिंतित हूँ, आपके लिए प्रयासरत हूँ, आपके लिए मैं पीछे बैक साइड पे काम कर रहा हूँ, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। इसी लाइन को पढ़ लीजिए, मैं इसी लक्ष्य के लिए आपके लिए काम कर रहा हूँ कि अपने हौसले को जिद्दी करके आया हूँ और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हम दोनों उत्साह से काम करेंगे। मैं नीचे हूँ जो आप लोगों को यहाँ ऊपर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा, कोई एक साथी बोल दे तो फिर हम आपसे विदा लेंगे। बहुत अच्छा सर, सर बहुत एक अच्छा, बहुत प्रोविजन का काम। क्वेश्चन। हाँ, प्रोविजन का क्वेश्चन था ना, प्रोविजन का क्वेश्चन जरूर नहीं, पढ़िए। हम्म। नहीं सर, प्रोविजन के लिए जो क्वेश्चन आएगा हम्म। तो उसमें आरआरबी स्पेशली मेंशन रहेगा या एनसीबी के लिए, कमर्शियल बैंक वैसे के तो लिए? आज तक अगर तजुर्बा देखेंगे 5 साल का, तो सिर्फ आरबीआई के आधार पर आया है, आरआरबी के आधार पर नहीं आया है। ठीक है। एक बार बस आरआरबी के आधार पर आया था किसी बैंक में, हायर स्केल में 2 से 3 में, बाकी सिर्फ आरबीआई के आधार पर आया था। ठीक है। अगर आरआरबी मेंशन नहीं है तो उनको नेशनलाइज बैंक की तरह ही लगाना है। आरआरबी मेंशन नहीं रहेगा, मैं भी बोल दे रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में भी मेंशन नहीं होगा, दिसंबर इस साल में तो होगा ही नहीं। ठीक है।
चलिए आपसे जी विदा लेता हूँ। बैक टू बैक अभी एक सेशन है, आप इसी इसी लिंक पर बने रहिए, ऐसे उत्साह लेकर से पढ़ते रहिए। फिर हम लोग लगातार पढ़ेंगे। एक बढ़िया सेशन है, दोनों बैंक के साथ ही इसको पढ़ लीजिए ना। ये मोबाइल बैंकिंग का एक ही जगह जैसा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में पीयर टू पीयर कंपटीशन होता है। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर जो कार्य निष्पादन की कामना करते हो। आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सर।